राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का नाम है छोटी बहू। बस करो माँ, अब और कितना बोलोगी। चुप हो जाओ। इतना बुरा तो कोई अपने दुश्मन को नहीं बोलता जितना तुम अपनी बहू को बोले जा रही हो। वह बेटा आज तेरे मुंह में भी जबान हो गई तो सबके सामने अपनी माँ को बोल रहा है। क्या तेरी बीवी ने तुझे भी सिखा दिया है? रमाकांत और मंजू देवी के दो बेटे थे। एक बेटा शहर में नौकरी करता था और अपनी परिवार को लेकर वहीं रहता था, और छोटा बेटा सूरज थोड़ा कमजोर था, इसलिए वह शहर में नौकरी करने नहीं कर पाया, इसलिए घर पर ही खेती करता था। रमाकांत जी की बड़ी लंबी चौड़ी खेती थी जिसे सूरज अकेले ही करता था, जिसे थोड़े पैसे वह खुद बचा लेता और घर का पूरा खर्च भी देखता था। रमाकांत जिसे वह एक पैसा भी नहीं लेता था, और वैसे भी उसके पिता उसे एक पैसा देते भी नहीं थे। रमाकांत और मंजू जी के खर्च और नखरे भी बहुत थे। उन्हें तरह तरह के पकवान और खाने के लिए मसालेदार और पूरी पनीर ही चाहिए होता था। रोज उनकी नई नई फरमाइशें होती थी। रोज तरह तरह के खान की फरमाइश होती थी जो उनकी छोटी बहू रानी बनाकर दिया करती थी। सूरज और रानी अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी मंजू देवी कभी भी अपनी बहू रानी से खुश नहीं रहती थी। वह हमेशा अपनी बड़ी बहू का ही गुणगान करती थी और रानी को हमेशा बुरा भला और ताने मारती रहती थी। जो बहू सेवा करती थी, मंजू जी उसकी कभी भी तारीफ नहीं करती थी, केवल बड़ी बहू का ही गुणगान करती थी। रानी मंजू जी की दिन रात सेवा करती थी, लेकिन वह उसकी कदर नहीं करती थी। बड़ी बहू जो साल 2 साल में महीने 15 दिन के लिए आती थी, जिससे आधा समय वह अपने मायके में ही बिताती थी, उसके उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। अगर उन्हें जरा सी भी खबर हो जाए कि बड़ी बहू की तबीयत खराब है तो वह सारा घर सर पर उठा लेती थी। वह हर वक्त रमाकांत जी से कहती, जरा फोन लगाकर पूछो वह कैसी है, तबीयत ठीक है ना बेचारी की। वहाँ अकेली है, कोई हाथ बताने वाला भी नहीं, सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, बेचारी कैसे करेगी। जरा पता करो कि कुछ पैसे की जरूरत हो तो उन्हें पैसा भेज देना। यह बात सुनकर सूरज और रानी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अगर कभी इमरजेंसी में उन्हें पैसों की जरूरत पड़ जाए तो रमाकांत जी ऐसे बोलना जैसे कितना बड़ा एहसान कर रहे हों। उधर बड़े भैया भाभी तो उनसे पैसे मांग भी नहीं रहे, पर उन्हें पैसे देने के लिए वह उतावले हुए जा रहे हैं। सूरज को पैसे देने में उसकी माँ ऐसे चिल्लाती जैसे उसने बड़ा निकम्मा और कामचोर कोई है ही नहीं। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया और गर्मी की छुट्टियां आने वाली थी। बड़ी बहू भी छुट्टियों में गांव आने वाली थी। उनके आने की खुशी में मंजू देवी ने बहुत खुश थी। 10 दिन बाद निर्मला भाभी घर आ गई। वह सबके लिए कुछ न कुछ लाई थी। मंजू देवी के लिए साड़ी, रानी के लिए भी साड़ी लाई थी और अपनी नंदों के लिए भी साड़ी और बच्चों के लिए कपड़े लाई थी। 2-4 दिन बाद उनकी नंदे भी बड़ी भाभी से मिलने के लिए आ गईं। अब तो रानी का काम भी दुगना हो गया। घर में इतने लोग बढ़ गए और काम करने वाली वह अकेली थी। निर्मला भाभी तो ऐसे आती थी जैसे कि वह 10 दिन के लिए मेहमान आई हो। लगता ही नहीं था कि वह उसका ससुराल है। इस वजह से रानी उनसे कोई काम करने भी नहीं देती थी और निर्मला कोई काम करना भी नहीं चाहती थी। वह अपने तो आती, साथ में 2 नंद और बच्चों को भी बुला लेती। घर में अच्छी खासी भीड़ हो जाती, काम भी बढ़ जाता और रानी बेचारी काम करने के लिए अकेली थी और उसका पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। ऊपर से मंजू देवी ने कहा कि बड़ी बहू को ले जाने के लिए चावल, गेहूं और दाल साफ कर दो और सरसों का तेल भी मंगा लेना और बोरी में बांध देना। रानी ने कहा, पर माँ जी, मुझे इतना समय कहाँ मिल रहा है, मेरा सारा समय तो किचन में ही निकल जाता है। आप एक काम करिए, किसी को बाहर से पकड़ लाइए जो ये सारा सामान रख दे। मंजू देवी भड़क उठी, अच्छा तो इतने से काम के लिए नौकर लगवा दूं? ऐसा कौन सा काम बढ़ गया है, कितनी भीड़ हो गई है कि तुझे नौकर की जरूरत पड़ गई? मंजू देवी भड़क उठी, 2-4 लोगों के बढ़ जाने से तुम्हारा पूरा दिन किचन में ही लग जाता है। वाह रे, एक हमारा जमाना था कि हम 20-25 लोगों का खाना भी अकेले बनाते थे। मेरी 2 बेटियां और उनके बच्चे के आ गए, तुम्हारे लिए तो भीड़ ही बढ़ गई। हम तो दोनों टाइम का खाना भी बनाते थे और साथ में मेहनत भी करते थे, और मजाल है सास ननद कुछ कह दे और हम मना कर दें।
अब 2-4 दिन के लिए तुम्हारे तो घर क्या कोई तुम उसे आएगा खाना तो भी बनाकर नहीं खिलाओगी? खाना बनाने के बाद कौन सा काम रह जाता है? पूरी दोपहर आराम ही तो करती हो, एक दिन आराम नहीं करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? मंजू देवी तेज तेज चिल्ला रही थी कि पूरा घर इकट्ठा हो गया। रानी को सास के मुंह लगने से अच्छा काम करना लगा और वह बैठ गई पूरे बोरी का दाल चावल लेकर। गर्मी भी बहुत थी। पूरी दोपहर उसने दाल चावल साफ करके बोरी में बांध दिया। अब शाम हो गई थी। सबके चाय और नाश्ते का समय हो रहा था, पर सब लोग रानी का इंतजार कर रहे थे। रानी जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर किचन में पहुंची। सारी दोपहर चावल गेहूं बनाने से उसका पूरा शरीर थक गया था। सबको चाय नाश्ता देकर वह शाम के खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी सो जाते थे। सबको खाना पीना देने बर्तन साफ करने में रात के 11 बज गए। रानी का पूरा शरीर थका गया था। पूरी शरीर दर्द से मारे टूट रहा था। जब सुबह रानी की आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। मंजू देवी की आवाज जोर जोर से आ रही थी, क्योंकि उन्हें चाय पीने का समय हो गया था। मंजू देवी को 7 बजे चाय पीने की आदत थी। जब वह किचन की तरफ गई तो किचन बंद था, क्योंकि आज तो रानी उठी ही नहीं थी। मंजू देवी की आवाज सुनकर पूरा घर आंगन में आ गया, पर रानी नहीं आई। अब निर्मला चाय बनाने के लिए किचन में गई। अपनी बड़ी बहू को किचन में जाता देख मंजू जी भड़क उठी। निर्मला को किचन में घुसते देखा मंजू जी तुरंत रानी के कमरे में गई। क्यों महारानी, आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई? क्या पूरी रात सोने के बाद भी तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई? समय का ख्याल नहीं है? नहीं कि आज मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। मैं पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। अरे, अगर बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हें पता है ना इस समय घर में कितने सारे लोग हैं। तुम्हारे बीमार भी अभी पड़ना था। अगर बुखार आ गया तो दवाई तो टाइम से ले लेती। क्या दवाई भी तुम्हें हाथ पर देनी पड़ेगी? बताओ, घर में 4 लोग आए हुए हैं, अब घर का काम कैसे होगा? कल्याण हो, तुम्हें तो वैसे भी घर के लिए नौकर चाहिए। नौकर नहीं मिला तो बीमार पड़ गए। थोड़े से चावल गेहूं क्या साफ कर दिए? महारानी जी को तो बुखार आ गया। मुझे सब समझ में आ रहा है। तुमने जानबूझकर दवाई नहीं खाई ताकि तुम्हें आराम न मिले और घर का काम न करना पड़े। मैं तुम्हारे बहाने को बहुत अच्छे से समझती हूँ। कामचोर हो तुम। हो ही बस। बस करो माँ, कितना बोलोगी? पीछे से आवाज आई। मंजू जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका बेटा सूरज खड़ा था। बस करो माँ, एक बार भी तुमने रानी को छूकर नहीं देखा। हाथ में दवाई लिए सूरज बोला। पूरी रात वो बुखार से तप रही थी और तुम प्यार के 2 बोलने के बजाय उसे खरी खोटी सुना रही हो। नॉर्मल बोलती हो तो ठीक है, पर तकलीफ में तो ठीक से बोला करो। हाँ हाँ, अब तो तुम ही भी बोलोगे। तुम्हारी भी बड़ी जबान चलने लगी है। अरे, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? यही तो कह रही थी कि 4 लोग घर में आए हैं और बीमार पड़ गई। अगर तकलीफ थी तो दवाई खाकर ठीक हो सकती थी। हाँ माँ, तुम्हें तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे वह दर्द में रहे, तकलीफ में रहे या बीमार रहे। तुम्हारा अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, तुम ऐसा व्यवहार क्यों करती हो हमारे साथ? वहीं अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाए तब तो तुम परेशान हो जाती हो, और जब रानी बीमार पड़ गई तो तुम्हें वह बहाना और नाटक दिखाई दे रहा है। इसके लिए चिंता तो दूर, तुमने तो अपने काम की पड़ी है। ओ, अब समझी मैं सारी बात। तुम दोनों की सारी जलन निर्मला बहू से है। निर्मला वहीं खड़ी होकर चुपचाप तमाशा देख रही थी। निर्मला चाय बनाकर अपनी सास को दी और बोली, माँ जी, कोई बात नहीं, अगर उसकी तबीयत खराब है तो वो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम अपनी आंखों से देख लो। एक तुम हो, तुम्हारे दिल में इन दोनों के लिए कितनी हमदर्दी है, और एक वह दोनों है। तुम्हारी थोड़ी सी फिक्र कर दूं तो उन्हें परेशानी होने लगती है। दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम कर, इस बार तू अपने साथ मुझे भी ले चल। मैं इन दोनों को कुछ दिन के लिए दूर रहना चाहती हूँ। मैं इस रोज रोज के किचकिच से तंग आ चुकी हूँ। निर्मला ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह मंजू जी को ले जाना ही नहीं चाहती थी। निर्मला के कई बहाने बनाए। माँ जी, टिकट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी मंजू जी नहीं मानी और जाने के लिए तैयार हो गईं। अब निर्मला बेचारी क्या करती? मंजू जी अपना बैग पैक करके निर्मला के साथ निकल पड़ती हैं।
लेकिन निर्मला तो बिल्कुल भी मंजू जी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। लेकिन जैसे तैसे वह अपनी सास को लेकर दिल्ली पहुंची। वहां जाकर सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। काम के चलते मंजू जी का बड़ा बेटा रमेश ने माँ से ढंग से बात भी नहीं की। वहां दिल्ली में काम के चलते सब लोग देर तक सोते थे और सुबह देर से ही उठते थे। लेकिन मंजू जी को तो 7 बजे चाय पीने की आदत थी। वहां गांव में तो रानी उन्हें 7 बजे तक चाय दे दिया करती थी, लेकिन यहाँ तो 7 से ऊपर हो रहा था और अब बड़ी बहू निर्मला अभी तक सो रही थी। और वैसे भी नई जगह तो नींद जल्दी खुल जाती है, पर जाती भी कहाँ। 2 कमरे का तो घर था। एक कमरे में बड़ी बहू और बेटे सो रहे थे और दूसरे कमरे में बच्चों के साथ मंजू जी थी। चुपचाप बेड पर बैठकर किसी तरह से इंतजार कर रही थी बहू उठे तो चाय बना कर दे। लेकिन यहाँ तो 7 से ऊपर हो गया और बहू निर्मला उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब मंजू जी ने सोचा खुद ही बहू को उठाकर चाय बनाने के लिए कहती हूँ। यह सोचकर वह निर्मला के कमरे में गई और कहा, बेटा उठो, 7 से ऊपर हो रहा है, मुझे 1 कप चाय बना कर दे दो। और माँ जी, आपको जरा भी समझ नहीं है कि हम लोग रात को देर से सोते हैं तो सुबह सबके उठने का अपना अपना समय होता है। अगर आपको चाय पीनी है तो आप किचन में जाकर खुद ही चाय बना सकती हैं। यह सुनकर मंजू जी को जैसे सांप सूंघ गया। यह वही बहू है जो मुझे गांव में चिपक चिपक कर मीठी मीठी बातें किया करती थी। निर्मला की बात सुनकर मंजू जी की आंखों में तो जैसे आंसू ही आ गए। वह चुपचाप वहां से चली गई और किचन में जाकर खुद के लिए 1 कप चाय बनाई और लेकर बालकनी में जाकर बैठ गई। करीब 8 बज निर्मला चुके थे उठी और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मंजू जी का बड़ा बेटा रमेश उठा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। बच्चे भी उठकर स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मंजू जी चुपचाप बालकनी में बैठी रही। निर्मला भी अपना काम करने लगी। रमेश ऑफिस चला गया, बच्चे स्कूल चले गए। धीरे धीरे 9 बज गया। गांव पर तो अभी तक रानी 9 बजे तक मंजू जी को नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ दे दिया करती थी, पर यहाँ तो चाय के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। सबके जाने के बाद निर्मला ने घर की सफाई शुरू कर दी। नहाते धोते उसे 11 बज गया। तब निर्मला आई और बोली कि माँ जी, नाश्ता कर लीजिए, अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आराम कर लो। मंजू जी की गांव की बहुत याद आ रही थी। वहां तो रानी दिन भर उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। निर्मला को ऐसा बदला हुआ रूप मंजू जी को बहुत तकलीफ दे रहा था। जैसे तैसे 2 दिन बीत गए। एक दिन रानी का फोन आया और कहा, माँ, वहां जाकर तो आप हम लोगों को भूल ही गई हैं। क्या हमसे इतनी नाराज हैं कि हमारी याद भी नहीं आती? पूरे 2 दिन हो गए आपने, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम सूरज से कहकर मेरा टिकट निकलवा दो, मुझे भी यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मंजू जी निर्मला कहा, बेटा, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। निर्मला ने मंजू जी को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे तैसे 1 हफ्ते बाद मंजू जी अपने गांव वापस लौट आई, जहां उनका राज चलता था। अपनी सास को आता देख रानी ने उन्हें गले से लगा लिया। माँ जी, आपके जाने के बाद तो यह घर सूना हो गया था। रानी को देखकर मंजू जी की भी आंखें भर आई। कहा, बेटी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ऐसा सुना था, पर आज देख भी लिया। रानी सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन वह अपनी सास को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। पर वो बहुत खुश थी। देर से ही सही, पर उसकी सास को उसकी कीमत सब कदर समझ में तो आई। मंजू जी को भी ये समझ में आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान खुश नहीं रहता जहाँ उसे प्यार और सम्मान मिले, और उन्हें अपनी छोटी बहू की कीमत समझ में आ गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।